गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टोरी आ स्प्रिंग ब्रीज इन वेस्टलैंड के एपिसोड 3 को देखेंगे। इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि क्लिफ मोर इसेन के जाने के बाद पूरी तरह से बदल जाता है और आखिर में वो भी मर जाता है। क्लिफ के मरने के बाद इसेन की आत्मा कहती है, गॉड प्लीज़ अब मुझे भी इस दुनिया से आज़ाद कर दीजिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है इसेन से, जो कि अपने बेड पर लेटी होती है और जिंदा होती है। अब हम वही फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत के सीन को दोबारा से देखते हैं, जिसमें इसेन अचानक से जग जाती है और सोचती है कि ये तो मेरा ही रूम है, पर मैं यहाँ कैसे पहुंची और मैं तो जिंदा हूँ। तभी वहाँ एक मेड आकर इसेन की तबीयत के बारे में पूछती है। इसेन को क्लिफ की शक्ल याद आती है और वो उस मेड से कहती है, मुझे बताओ क्लिफ कहाँ है और उसे क्या हुआ। मेड बताती है कि सर मार्क्विस अपने स्टडी रूम में किसी गेस्ट के साथ हैं। इसेन भागते हुए उसी स्टडी रूम की ओर क्लिफ से मिलने जाने लगती है। उसकी मेड उसे इस तरह भागने से मना कर रही होती है। इसी वक्त इसेन का पैर फिसलता है और वो क्लिफ की गोद में जाकर गिर जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ क्लिफ इसेन के सामने सही सलामत बैठा होता है। अब इसेन सोचती है, तो वो सब क्या था, मुझे पता नहीं, पर लगता है गॉड मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। पर चाहे जो हो, मैं अब क्लिफ मोर को अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब क्लिफ इसेन से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ इसेन, क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा। वहाँ डॉक्टर भी आए हुए होते हैं, जो कि बताते हैं कि ऐसा लगता है कि मैडम बेहोशी के बाद उठने पर कंफ्यूज हो गई थी और परेशानी की कोई बात नहीं है, पर मैडम को अब काफ़ी ज़्यादा आराम की ज़रूरत है और इन्हें ध्यान देना होगा कि ये खुद पर ज़्यादा दबाव ना डालें। डॉक्टर कहते हैं, तो अच्छा अब हम चलते हैं। उन सबके जाने के बाद क्लिफ इसेन से पूछता है कि तुमने ऐसे बिहेव क्यों किया इसेन। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि क्लिफ को दोबारा जिंदा देखने के बाद इसेन उसकी छाती पर वही खंजर के घाव का निशान ढूंढने लगती है और अब क्लिफ इसी के बारे में इसेन से पूछ रहा होता है। क्लिफ इसेन से कहता है, क्या तुम उन घावों के निशानों को ढूंढ रही थी जो कि तुम्हारे डैड ने मुझे दिए थे। इसेन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। क्लिफ पूछता है, क्या तुम मुझे याद दिलाना चाह रही थी कि मैं एक समय पर तुम्हारे डैड का बंदी था, पर अगर तुम्हारा यही इरादा था तो तुम जीत गई। वो अपने हाथ के घावों के निशान को इसेन को दिखाकर कहता है, ये निशान कभी नहीं जाएंगे, तो मैं अब पूरी तरह से तुम्हारा हूँ इसेन। पर हाँ, इसका ये मतलब भी निकलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो जब तक कि तुम जिंदा हो। ये निशान ही हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं। क्लिफ उसे प्यार से पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारा ही हूँ इसेन। इसेन सोचती है क्लिफ अभी भी फोर्सफुल और अग्रेसिव है। वो क्लिफ को खुद से दूर करते हुए कहती है, क्लिफ मैं अपने बेबी को देखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे वहाँ तक ले चलो। क्लिफ सोचता है, मैंने सोचा था इसेन ये बेबी नहीं चाहती, पर वो कहता है, पर क्यों। इसेन क्लिफ से कहती है, क्या एक माँ को अपने बच्चे से मिलने के लिए किसी वजह की ज़रूरत होती है। क्लिफ कुछ देर शांत रहता है, तभी वो इसेन को अपनी गोद में उठा लेता है। इसेन कहती है, मैं चल सकती हूँ, तुम मुझे नीचे उतार दो। क्लिफ कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम खुद पर ज़्यादा प्रेशर मत डालो और तुम दोबारा कभी इस तरह मत भागना। अब मैं तुम्हें रूम में लॉक करके नहीं रखूँगा, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। मैं ये ध्यान रखूँगा कि तुम्हें यहाँ अच्छा महसूस हो। सो प्लीज़ तुम भी अपना ख्याल रखना और ऐसा कुछ दोबारा मत करना। इसेन क्लिफ से कहती है, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। तभी वो दोनों उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां उनका बेबी होता है। उस रूम में वही मेड और केयर टेकर होती है। क्लिफ इसेन को नीचे उतार देता है। इसेन अपने बच्चे के पास जाती है। वो सोचती है, कहीं ये सपना तो नहीं। तभी उसका बेटा उसकी उंगली पकड़ लेता है, जिसे देखकर इसेन इमोशनल हो जाती है और कहती है, ये मेरा बेबी है। क्लिफ पीछे खड़ा इसेन को देखता रहता है और कुछ बोलने चलता है। तभी इसेन उससे पूछती है, क्या हुआ क्लिफ। क्लिफ अपना सर नीचे झुका लेता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसेन मन में सोचती है, आखिर क्लिफ को क्या हुआ। मेड इसेन से कहती है, सर जल्दी आ जाएंगे। किंग के महल से एक मैसेंजर किंग का मैसेज लेकर आया था, सर मार्क्विस उसी से मिलने गए होंगे। इसेन परेशान होकर सोचती है, पर क्लिफ शक्ल से काफ़ी परेशान दिख रहा था। मेड इसेन को बताती है कि जब आप अचानक जगकर दौड़ने लगी तो मैं काफ़ी डर गई थी। इसेन उससे कहती है, मुझे माफ़ करना शैली। मेड कहती है, मेरा नाम इमली है मैडम। उसके पीछे खड़ी केयर टेकर कहती है, इमली तुम्हारे कारण मैडम को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तुम्हें हालात को देखते हुए काम करना चाहिए। मेड इमली कहती है, यस मैम। अब इसेन सोचती है, ये लेडी मेरे बेटे इयान की केयर टेकर है। इसेन ने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो ड्रीम देखा था, उसमें उसके बेबी का नाम इयान होता है। वो उस केयर टेकर का हाथ पकड़कर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको मेरे बच्चे की इतने अच्छे से देखभाल करने के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी। केयर टेकर कहती है, मैडम कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाऊंगी और यंग मास्टर का पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। मेड इमली कहती है, मैं भी बहुत अच्छे से आपकी और यंग मास्टर की सेवा करूंगी। इसेन खुश होकर सोचती है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतने अच्छे लोग हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि इयान उन्हें आवाज़ दे रहा होता है। केयर टेकर इसेन से कहती है, मैडम क्या आप अपने बेबी को गोद में लेना चाहेंगी। इसेन सोचती है, मुझे नहीं पता कि बच्चे को कैसे उठाते हैं और गोद में लेते हैं। केयर टेकर कहती है, आपको थोड़ा समय लगेगा, पर बाद में आपको इसकी आदत हो जाएगी। केयर टेकर इसेन को बेबी को पकड़ाते हुए कहती है, लीजिए इस बच्चे को गोद में लेने की कोशिश कीजिए। इसेन उसे अपनी गोद में ले लेती है। वो सोचती है, अब मैं अपने बच्चे को छू सकती हूँ, मेरा बच्चा अब मेरी गोद में है, और वो इमोशनल हो जाती है। केयर टेकर और इमली भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं।
बेबी इयान सो जाता है। इमली इसेन से पूछती है, मैडम क्या आपने यंग मास्टर के लिए कोई नाम डिसाइड कर लिया? इसेन पूछती है, क्या क्लिफ ने अभी बच्चे का कोई नाम नहीं रखा? वो दोनों बताते हैं कि मार्क्विस ने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। वो अपने काम के वक्त को छोड़कर हमेशा आपके पास ही बैठे होते थे। इमली एक्साइटेड होकर इसेन को बताती है, उन्होंने आपके अच्छे हेल्थ के लिए देश विदेश से बेस्ट डॉक्टर्स को बुलवाया था। मार्क्विस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर आप नहीं उठी तो पूरी दुनिया नहीं रहेगी मैडम। इस पर वो केयर टेकर उसे डांटते हुए कहती है, अपने शब्दों का ध्यान रखो इमली। ये सब सुनकर इसेन सोचती है, क्लिफ क्या तुम सच में मेरे लिए परेशान थे? वैसे मुझे नहीं पता कि तुम पहले जैसे हो या नहीं, पर तुम हमेशा से ही अग्रेसिव रहे हो। पर अब मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि खुद को कैसे बदले। पर मुझे इस बात का भरोसा है कि तुमने मुझे और हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, तो मैं तुम्हें बदलने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम बदल सकते हो क्लिफ। देन अगले सीन में इसेन सुबह नींद से जगती है और वहाँ उस रूम में एमिली भी होती है। इसेन एमिली से पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? एमिली बताती है कि कल आप यंग मास्टर के रूम में कंफर्टेबल नहीं थी, तो आप वापस अपने रूम में आ गई थी। क्या आपको याद नहीं? इसेन पूछती है, और बेबी का क्या हाल है? एमिली बताती है कि यंग मास्टर सो रहे हैं, और क्या आप नाश्ते के बाद उनके पास जाना चाहती हैं? इसेन हाँ में जवाब देती है। इसेन के रूम में एक प्लांट होता है। एमिली इसेन को बताती है कि सर मार्क्विस ने मुझे ये प्लांट आपके रूम में रखने को कहा है। इसेन कहती है, क्लिफ ने ऐसा कहा है? एमिली उसे बताती है कि यस मैडम, ये एक अनोखा पौधा है जिससे कि हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। इसेन पूछती है, पर क्लिफ कहाँ है? एमिली कहती है, सर तो सुबह ही राजमहल के लिए निकल गए। मैजिस्ट्री ने उन्हें एक स्पेशल असाइनमेंट दिया है, तो वो देर रात तक जग रहे थे। इसेन कहती है, अच्छा ऐसी बात है। वो सोचती है, मैं क्लिफ को देखना चाहती हूँ। इसेन की नज़र बगल के टेबल पर पड़ती है और वो एमिली से पूछती है, वो प्लांट कहाँ गया जो मेरे बेड के पास रखा था? मिली कहती है, अच्छा आपका मतलब वो लाल फूल वाला पौधा। वो आपके बेबी को जन्म देने से पहले सर मार्क्विस ने अचानक यहाँ आकर उस पौधे को यहाँ से हटा दिया था। इसेन उससे एक और क्वेश्चन पूछती है कि एमिली, बेबी के जन्म के बाद मैं बीमार पड़ गई थी, पर मेरे बीमार होने का क्या कारण था? क्या मैंने कुछ बुरा खा लिया था, जैसे कोई सड़ा हुआ फल या और कुछ? एमिली बताती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था मैडम, क्योंकि सर मार्क्विस खुद आपके खाने पीने का ठीक से ध्यान रख रहे हैं। इसेन अब सोचती है, यानी अपनी इस जिंदगी में मैंने वो खतरनाक फल नहीं खाया था, बल्कि शायद मैं गहरी नींद में थी। पर इसके बावजूद यहाँ किसी को इस बारे में नहीं पता होगा कि वो लाल फूलों वाले पौधे का फल खतरनाक होता है और मैं उसे खा सकती हूँ खुद को इस दुनिया से आज़ादी पाने के लिए। तो आखिर क्लिफ ने उस जहरीले पौधे को यहाँ से क्यों हटा लिया? तभी एमिली उससे कहती है, मुझे याद आया, आपको अभी थोड़ी देर में डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होगा। इसेन कहती है, पर मैं तो ठीक हूँ। एमिली उसे समझाती है कि आपको यंग मास्टर के खातिर खुद का चेकअप कराना ही चाहिए, और वैसे भी बर्थ के बाद इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। इसेन उसकी बात मान जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमिली इसेन को क्लिफ मूर की भेजी हुई एक खूबसूरत ड्रेस दिखा रही होती है। वो कहती है, ये सर मार्क्विस ने आपके लिए भेजी है मैडम, ये बहुत हल्की और सुंदर है। वो कहती है, मार्क्विस को आपकी चिंता होगी क्योंकि आप हमेशा भारी कपड़े पहने होती हैं। सेन उस ड्रेस को देखकर सोचती है, अब क्लिफ ने दोबारा मुझे गिफ्ट भेजने शुरू कर दिए। एमिली पूछती है, मैडम आपको ये ड्रेस कैसी लगी? इसेन कहती है, बहुत सुंदर है, आज मैं इसे पहनूंगी। इसेन उस ड्रेस को पहनकर अपने बेबी के पास आती है। केयर टेकर कहती है, मैडम लगता है यंग मास्टर आपसे मिलने का ही वेट कर रहे थे। ये गौर करने की बात है कि वैसे तो छोटे बच्चे किसी का चेहरा नहीं पहचान पाते, पर यंग मास्टर आपको देखते ही खिल उठते हैं। इसेन कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये तो मुझे देखते ही पहचान जाता है। इसेन को क्लिफ की याद आती है और वो केयर टेकर से पूछती है, क्या क्लिफ कल रात यहाँ आया था? वो केयर टेकर बताती है कि शायद सर मार्क्विस कल नहीं आए थे, पर माफ़ कीजिएगा, मुझे इसके बारे में ठीक से पता नहीं है क्योंकि उम्र के साथ मेरी याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो हो सकता है मार्क्विस कल रात आए हो। तभी उसी रूम में एक म्यूजिशियंस का ग्रुप आता है और उस ग्रुप के म्यूजिशियंस अपना सुरीला संगीत बजाना शुरू कर देते हैं। उस म्यूजिक को सुनकर केयर टेकर कहती है, अरे ये तो फोर सीजन्स म्यूजिक है। एमिली बताती है कि हमारे सर मार्क्विस ने इन सबको मैडम के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए इनवाइट किया है। वो इसेन से कहती है, मैडम क्या आप इस म्यूजिक को एंजॉय कर रही हैं? इसेन कहती है, हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है। वो मन में सोचती है, मुझे ये पसंद है, पर पहले क्रैफोर्ड हाउस में हम इस तरह के म्यूजिक नहीं सुन सकते थे। इसेन क्लिफ को याद करते हुए सोचती है, मैंने जब जब क्लिफ की आंखों में देखा है तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो मेरे ऐसे म्यूजिक पर दुखी होने के लिए हमेशा मेरा तिरस्कार कर रहा था, जैसे कि उसके अंदर से सारे इमोशंस छीन लिए गए हों। इसेन उन सबसे बताती है कि इस म्यूजिक का एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि विंटर से स्प्रिंग की ओर जाता है, और इस म्यूजिक का लास्ट पार्ट यानी स्प्रिंग जो कि मुझे बहुत पसंद है। एमिली कहती है, तो इसीलिए सर ने आपके लिए ये म्यूजिक खुद चुना है? इसेन ब्लश करते हुए कहती है, हाँ। वो सोचती है, हो सकता है क्लिफ ने मेरे लिए ये ड्रेस पसंद करते समय किसी की हेल्प ली हो, पर यह म्यूजिक ज़रूर उसने खुद मेरे लिए ही चुना होगा। वो कहती है, जब क्लिफ वापस आएगा तो मैं इस सब के लिए उसे थैंक यू बोलूँगी और बताऊँगी ये मुझे काफ़ी पसंद आया।
देन अब कुछ समय बाद के सीन में इसेन एक खूबसूरत हरे भरे गार्डन में होती है और एमिली से पूछती है तो आज क्लिफ ने क्या कहा। एमिली दुखी होकर बताती है कि सर मार्क्विस ने कहा कि वो आज मिलिट्री के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग में बिजी रहेंगे। इसे सुनकर इसेन उदास हो जाती है। एमिली इसेन को बहलाने के लिए कहती है सर मार्क्विस खुद नहीं आ पाए पर उन्होंने इस गार्डन को आपके लिए रीडिज़ाइन किया है। यहाँ वॉक करने के बाद हम गैलरी में चलेंगे जहाँ आपके लिए पेंटिंग करने के सामान भी हैं। इसेन सोचती है तो इस बार गैलरी है। तो बीते कुछ दिनों में क्लिफ यहाँ नहीं आया पर वो यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट किया करता है। ये कभी प्ले तो कभी सर्कस और ये आज आर्ट एग्जीबिशन है। लगता है वो मुझे अवॉइड कर रहा है पर इसका क्या कारण हो सकता है। वो मुझे क्यों नहीं देखना चाहता। मैंने तय किया था कि मैं उसे बदल दूंगी पर जब वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता तो फिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा। वो आसमान की ओर देखकर कहती है मुझे आशा है कि आज क्लिफ जल्दी घर आ जाए। देन नेक्स्ट सीन में आधी रात के समय क्लिफ इसेन के रूम में आता है जहाँ इसेन सो रही होती है। वो इसेन को ब्लैंकेट उड़ाता है कि तभी नींद में इसेन को वही घायल क्लिफ की इमेज दिखाई दे रही होती है जिससे कि वो घबराकर क्लिफ को पुकारने लगती है। इसेन की ऐसी हालत देखकर क्लिफ को चिंता होने लगती है। इसेन सपने में उसी इंसिडेंट को देख रही होती है जब क्लिफ मर जाता है और वो नींद में ही चिल्लाने लगती है कि नहीं क्लिफ नहीं। क्लिफ इसेन को ऐसे देखकर दुखी हो जाता है और कहता है लगता है तुम्हारे सपनों में भी मैं तुम्हें सुकून से नहीं जीने देता इसेन। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और क्लिफ दोबारा से घर वापस नहीं आता है। देन कुछ दिनों बाद इसेन एमिली के साथ क्लिफ से मिलने जाती है जहां बटलर इसेन से कहता है सर मार्क्विस सुबह जल्द ही राजमहल जा चुके हैं। आपको यहां से जाना चाहिए मैडम। सर मार्क्विस ने आपके मनोरंजन के लिए इंतजाम कर रखे होंगे तो आप उसी में व्यस्त रहिए। इसेन सोचती है ये बटलर समझ रहा होगा कि मैंने ही क्लिफ से ऐसे इवेंट्स की फरमाइश की होगी और अब मुझे क्लिफ से मिलने के लिए कोई और तरीका आजमाना होगा। इसेन वहाँ से जाने लगती है। देन इसेन रात के समय में मेंशन के बाहर खड़ी होती है। बटलर परेशान होकर इसेन से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम। सेन उसे बताती है कि मैं यहाँ क्लिफ का वेट कर रही हूँ। वो बटलर उसे समझाता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, आप अंदर चलिए मैडम, अगर सर ने आपको ऐसे देख लिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। इसेन बटलर से कहती है मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी मुझ पर किसी चीज़ का दबाव नहीं डाल सकता, यहाँ तक कि क्लिफ भी नहीं। ये सब सुनकर बटलर सोचता है इन्हें अच्छे से पता है कि इनकी पावर क्या है और पूरा घर इनके आगे पीछे घूमता है, पर अब क्या होगा। वो कहता है मैडम यहाँ काफ़ी ठंड है, जब सर वापस आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तभी वहाँ घोड़े पर सवार क्लिफ आ जाता है। क्लिफ बटलर से पूछता है राल्फ इसेन इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है। बटलर घबराकर बताता है कि मैंने मैडम से कहा कि वो अंदर चले पर उन्होंने कहा कि। तभी क्लिफ कहता है कितना झूठा एक्सक्यूज़ है ये। वो घोड़े से उतरकर इसेन को अपना कोट पहना देता है और कहता है तुमने इसेन को बिना कोई गर्म कपड़ों के उसे यहाँ बाहर इंतजार करने दिया। इसेन क्लिफ से कहती है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैं ही यहाँ आकर तुम्हारा इंतज़ार करना चाह रही थी क्योंकि मुझे तुम्हें देखे हुए काफ़ी समय हो गया था। क्लिफ बटलर से कहता है इसे इनके लिए गर्म पानी के बाथ का इंतज़ाम करो, इसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया है। राल्फ तुम आखिर मुझे कितना निराश करोगे। बटलर कहता है माफ़ कीजिएगा सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज मुझसे ये गलती हो गई। क्लिफ उस पर चिल्लाता है गलती, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी और अगर तुम ही ऐसी गलतियाँ करोगे तो बाकियों का क्या होगा। इसेन क्लिफ से कहती है मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ क्लिफ, थोड़ी सी ताजी हवा से मैं बिस्तर पर नहीं पड़ जाऊंगी और ना ही मैं कोई कांच हूँ जो हाथ लगते ही टूट जाएगा। क्लिफ कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैंने कभी तुम्हें एक गुड़िया की तरह ट्रीट नहीं किया है सेन। अब वो कहता है ये मेरी गलती है कि तुम्हें ऐसा फील हुआ, तुम्हें अब अंदर जाना चाहिए इसेन। वो वापस घोड़े पर चढ़ जाता है और बटलर को ऑर्डर देता है कि इसेन को घर के अंदर ले जाओ। ये कहकर क्लिफ दोबारा वहाँ से चला जाता है और इसेन उसे एकटक देखती रह जाती है। बटलर कहता है चलिए मैडम हम अंदर चलें। इसेन सोचती है कि क्लिफ मेरी वजह से यहाँ से चला गया। वो बटलर से पूछती है क्लिफ इतनी समय कहाँ गया होगा। बटलर कहता है माफ़ कीजिएगा पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। देन हम क्लिफ को एक पैलेस में देखते हैं। तभी उसके पीछे से कोई कहता है मुझे नहीं लगा था कि इस समय तुम मुझे यहाँ मिलोगे क्लिफ। क्लिफ पीछे मुड़ता है और कहता है योर मैजेस्टी आप यहाँ। मैजेस्टी कहते हैं आज क्लिफ मोर खुद यहाँ मुझसे मिलने आया है, ज़रूर कोई सीरियस बात है। क्लिफ कहता है आप दोबारा शॉर्टकट से यहाँ आ गए, मैंने आपको बताया था कि ये खतरनाक है। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हें तो पता ही है कि मैं इस सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें महल से गए हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए और तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए। भी कुछ दिन पहले तुम घर वापस जाने को तैयार रहते थे, भले ये थोड़ी देर के लिए हो, पर क्या तुम्हारी वाइफ ने दोबारा कोई उपद्रव किया। मैंने सुना है कि वो अब ठीक है पर पूरी तरह से नहीं, पर फिर भी उसके पास इतनी पावर है कि वो तुम्हें परेशान कर सके। तो वो अब क्या चाहती है। क्लिफ उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है चलिए मैं आपको पैलेस तक छोड़ देता हूँ, अब आपको वापस चलना चाहिए मैजेस्टी। मैजेस्टी उससे कहते हैं क्लिफ आखिर कब तक तुम उस क्रैफोर्ड लेडी के साथ रहोगे। पहले हमारा प्लान दूसरा था पर अब सिचुएशन बदल चुकी है। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें इस बात से परेशानी होती है कि मैं तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ, उन लोगों के बीच जो कि मेरे हर काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। मेरे पास केवल मेरी तलवार, मेरी छोटी सी इच्छा और मुट्ठी भर बेवकूफ़ लोग हैं
तो क्लिफ, तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़कर ड्यूक एस्ट्रिड की बेटी से शादी कर लेनी चाहिए। वो तुम ही हो जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ क्लिफ। अब क्लिफ मैजेस्टी से कहता है, क्या आपको याद है कि जब हम पहली बार मिले थे आपने मुझसे पूछा था कि इस लड़ाई के खत्म होने के बाद मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ को चाहता हूँ। वो मैजेस्टी के पास आते हुए कहता है, आपको पहले ही मेरा जवाब पता है, तो इसीलिए पूरे सम्मान के साथ मैं आपके इस ऑर्डर को नहीं मान सकता योर मैजेस्टी। और यहीं पर यह एपिसोड भी एंड हो जाता है।